आज का विषय है माला को लेकर ओशो ने अतीत में क्या कहा और क्या नहीं कहा। इस पर विस्तृत जानकारी हमें दे रहे हैं स्वामी संजय भारती जी, जो इस ओशो के संपादक है। स्वामी जी बताते हैं, ओशो के साथ अपनी जीवन यात्रा पर लिखी अपनी पुस्तक में महायोग नीलम उस समय की एक घटना का जिक्र करती है जब विश्व यात्रा के बाद ओशो पूना लौट आए थे और अपने बुद्ध क्षेत्र को नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए लगातार निर्देश दे रहे थे। एक मीटिंग के दौरान ओशो ने उनसे कहा, भगवा कपड़े और माला, जो इसकी एक युक्ति थे कि मेरे लोग मेरे साथ खड़े होने का साहस दिखा पाए, उसका प्रयोजन पूरा हो चुका है। अब इन्हें छोड़ा जा सकता है। मेरे लोगों को कह दो कि अब इन्हें पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम्यून के भीतर भी नहीं। यही बात ओशो अपने अंतर्राष्ट्रीय सचिव के माध्यम से भी कहलवा चुके थे। लेकिन महानीलम चूँकि भारत के लिए उनकी सचिव थी, भारत के मित्रों को यह संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। महानीलम ने यह संदेश सबको दे दिया और वह लिखती है, पूरे कम्यून में सूर्योदय के रंगों की जगह इंद्रधनुष छटाओं ने ले ली। अगली मीटिंग में जब ओशो के पास गई तो उन्होंने स्वयं भी अभी तक भगवा कपड़े और माला पहने हुए थे। ओशो ने उन्हें देखा तो बोले, तू सबको बता रही है कि वे रंग बिरंगी कपड़े पहनना शुरू करें, तो तुझे तो ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए था। कुछ लोगों से बात कर, वे तुझे सुंदर नई साड़ियाँ ले दे और माला पहनना बंद कर। उसके बाद वह रंगीन कपड़े पहनने लगती है, लेकिन माला नहीं छोड़ती। कुछ दिन बाद जब वह ओशो से मिलने जाती है तो उनके गले में लटकती हुई माला देखकर ओशो सख्ती से कहते हैं, यह तूने अभी भी पहनी हुई है। वह कहती है, लेकिन मुझे इस माला से प्रेम है, यह मेरे लिए सबसे बहुमूल्य उपहार है, यह आपने मुझे दी है। यह सुनकर ओशो कड़े स्वर में बोले, ठीक है तो ला, मुझे वापस कर दे। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और तब नहीं 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 कहते हुए माँ नीलम ने माला उतार ली। यह घटना क्या कहती है? इसमें ओशो बहुत ही स्पष्टता से कह रहे हैं कि माला और भगवा कपड़ों का प्रयोजन पूरा हो चुका और उन्हें कम्यून के भीतर भी नहीं पहनना है। यहाँ ओशो द्वारा सख्ती से और कड़े स्वर में इस बात को रेखांकित किए जाने को समझ लेना जरूरी है। इसमें अब ओशो माला पहनने या न पहनने की स्वतंत्रता छोड़ ही नहीं रहे। माला वापस लेने को बढ़ा हुआ उनका हाथ इस विषय में हर संशय को लील जाता है। इस घटना के बाद ही ओशो से पूछा गया था कि क्या संन्यास के समय अभी भी माला दी जा सकती है, तो ओशो ने कहा था, हाँ, संन्यास के समय माला दी जा सकती है। यदि कोई अपने ध्यान में संबल की तरह उसका उपयोग करना चाहे तो अपनी निजी स्पेस में कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक नहीं। ओशो द्वारा भिजवाए गए कई अन्य संदेशों की तरह यह संदेश भी संन्यास दीक्षा अकादमी की फाइलों में आज भी मौजूद है। माला को लेकर ओशो ने अतीत में क्या कहा और क्या नहीं कहा, वे सारे लेखे जोखे निकाल कर उनकी डुगडुगी बजाना इस घटना के बाद या तो निपट जड़ता कही जा सकती है या फिर पोंगा पंडिताई। और वे जो इस क्रांति में लगे हैं कि ओशो इंटरनेशनल में माला पहनकर प्रवेश करने को अपना अधिकार सिद्ध करके रहेंगे, क्या उन्हें भान भी है इस बात का कि वह मूलतः है कौन जिसने विरोध में वे छातियाँ ठोक रहे हैं? यदि ओशो सख्ती से और कड़े स्वर में कहते हैं कि उतारो यह माला, नहीं तो मेरी माला मुझे वापस करो, और यह उनका संदेश कोई आप ही तक पहुंचता है तो आप अकड़ कर खड़े हो जाए और कहे, है हिम्मत तो उतरवा कर दिखाओ। आपका यह जवाब अंततः किस तक पहुंचता है,
इसका उत्तर देने के लिए तो किसी मिट्टी के ढेले से अधिक प्रतिभा न होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिद जारी है। कमाल है। ज़्यादा कमाल की बात तो तब हो जाती है जब ओशो के स्पष्ट निर्देशों की अवज्ञा को कोई भक्ति का पर्याय स्वयं भी समझ रहा हो, वह औरों को भी बतला रहा हो। भक्ति, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, हृदय, ये विराट शब्द है। अपने व्यक्तित्व की दीनता और हीनता को छिपाने के लिए कौन न इनका उपयोग अपने कृत्यों को परिभाषित करता हुआ कर लेना चाहेगा, लेकिन इनके लिए तो बड़ा साहस चाहिए होता है। हर कदम पर अपने तुच्छ अहंकार के विरुद्ध बहने का साहस, अपने सड़े गले संस्कारों के अतिक्रमण का साहस, वरना शब्दों का क्या है। बस हो हल्ला है, हो हल्ला तो तीन टप्पर भी बजा लेते हैं। ओशो यदि कोई बात पूरी दृढ़ता से कह रहे हैं, इस युक्ति को पूर्ण आहुति के बिंदु पर लाकर छोड़ रहे हैं, जो उनके कार्य में एक चरण का निर्णायक अंग रही है, तो स्पष्ट है कि ओशो अपने कार्य को एक नए चरण में प्रवेश करवा रहे हैं। अब बाहर के हर प्रतीक व हर पहचान को छीन कर उन्होंने घोंसला तोड़ दिया है और अज्ञात आकाश में अकेले उड़ने का साहस हमने करना होगा। हम चाहे तो टूटे घोंसले के तिनकों को चोंच में दबाए बैठे रह सकते हैं, घोंसले के निश्चित जीवन की स्मृतियों का गुणगान करते हुए उनकी भक्ति में लीन उसे पुनर्निर्मित करने की आशा से भरे। लेकिन यह भक्ति थोथी होगी, क्योंकि पिता पक्षी घोंसला बनाता ही उस दिन की तैयारी के लिए है जिस दिन उसे छोड़ा जा सके। जो पक्षी घोंसला नहीं छोड़ पाते, वे पिता पक्षी व माँ पक्षी की पराजय होते हैं। माँ व पिता उनके अपनी सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं, ओशो जब अपने कार्य के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो हमेशा बीच में एक संक्रमण का काल होता है, जब बीत गए और आने वाले दोनों ही चरणों के अवयव एक दूसरे में बह रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे पिछला चरण विदा हो जाता है और मौजूदा क्षण भी वास्तविकता बन चुका होता है। ओशो का नृत्य शिव के तांडव जैसा नहीं है, जिसमें मुद्राएं कोणीय होती है, वह अचानक झटकों में बदलती है। उनका नृत्य शक्ति में लास्य जैसा है, जिसमें मुद्राएं एक दूसरे में लहरों की तरह वर्तुलाकार बहती है। 26 सितंबर 1985 जब ओशो ने माला व भगवा कपड़ों की युक्तियों को छोड़ देने की बात कही, तो उसके बाद पूरा 1.25 साल लगा जब अंततः वे पूरी तरह से विदाई हुई। यह 1.25 साल संक्रमण का काल था। 1.25 साल की यह अवधि ऐसी चढ़ी हुई प्रत्यंचा थी जिसका उपयोग ओशो ने कई बांध छोड़ने के लिए कर लिया। विषय तो एक ही था, माला और कपड़ों का, लेकिन ओशो ने उससे कई लक्ष्य भेद किए, कई मुखौटे उतार दिए व कई दर्पण दिखा दिए। यह सघन समय था उनके लिए, जिनके लिए ओशो के साथ चलना 24 घंटे की प्रक्रिया है। उस समय उनके वक्तव्य कभी एक और धकेलते तो कभी दूसरी ओर। यह नए चरण के लिए तैयार करने की प्रक्रिया थी कि फिर नए चरण का आगाज और एक सामूहिक छलांग झेन के आकाश में। माला के कई पक्षधर ऊपर ऊपर से सहमत भी होते कि हाँ, अंततः तो उस अवस्था में ही पहुंचना है जहाँ बाह्य प्रतीक व युक्तियाँ व्यर्थ हो जाए, वह केवल शुद्ध अंतर्भाव ही बच रहे। लेकिन उनका तर्क होता है कि वे जो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो बाह्य युक्तियाँ उपलब्ध रहनी ही चाहिए। जो बहुत सयाने होते हैं वे ज्ञान मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, पीएचडी का सिलेबस प्राइमरी के छात्रों पर तो लागू नहीं किया जा सकता ना। मजे की बात यह है कि सयानों द्वारा इसके लिए बिल्कुल विपरीत भी यही तर्क दिया जाता था। जब माला व भगवा कपड़े ओशो के संन्यास के लिए एक अनिवार्यता थे, तब सयाने नए साधकों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखने की सलाह देते थे, लेकिन बहुत ही दबी हुई जुबान में, क्योंकि सिर पर हथौड़ा मारने के लिए
ओशो देह में मौजूद थे। ओशो के कार्य में कोई पदानुक्रम नहीं है, क्योंकि यह संस्थागत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये रहे नर्सरी के छात्र जो नए नए नौसिखिए हैं और ये रहे बरसों इसमें खपा चुके पीएचडी के स्कॉलर। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संबोधि के इस पार सभी एक तल पर खड़े हैं, चाहे वे आज आए हो या दशकों बिता चुके हो। सो निर्देश तो सबके लिए एक ही है। यहाँ यह भी समझ ले कि ओशो के निर्देशों का व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। उनके सभी निर्देश व्यवस्थागत हैं। उनके लोग किन विशेष प्रतीकों से पहचाने जाए या न पहचाने जाए, उनको क्या कहकर संबोधित किया जाए, उनके बुद्ध क्षेत्र का प्रारूप क्या हो और क्या न हो, उनके संदेश को प्रसारित करने वाले माध्यमों का क्या कलेवर हो, ये सब व्यवस्थागत निर्देश है। क्योंकि इन सब के माध्यम से ओशो अपनी देशना को बृहत्तर जन समूह तक पहुंचाने की व्यवस्था दे रहे हैं। फिर उनके निर्देश जो ध्यान विधियों के संबंध में है, वे भी व्यवस्थागत ही है। अंतर्विज्ञान को एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था देने के लिए ये व्यवस्थागत निर्देश व्यक्ति पर निजी रूप से भी कार्य करते हैं, उनके प्रति उसके हाँ की समग्रता के आधार पर। वरना व्यक्ति के लिए ओशो कोई निर्देश नहीं देते, आदेश नहीं देते, उपदेश नहीं देते। व्यक्ति के लिए सिर्फ उनका संदेश है जो कि वे स्वयं हैं। इतनी स्वतंत्रता वे देते हैं, अपने जीवन के नियंता आप स्वयं हो। तो क्या अब यह उदंड स्वतंत्रता भी चाहिए कि उनके स्पष्ट व्यवस्थागत निर्देशों को धत्ता बताए, सिर्फ अपने थोते पौरुष को वजनदार सिद्ध करने के लिए? अंततः संजय भारती जी कहते हैं, बैठे गहरी सांस ले, अपने विवेक से पूछे, कुछ पल्ले पड़ता हो तो निर्देशों को वही यथावत रहने दे जहाँ वे हैं और अपनी ऊर्जा को संदेश को सुनने में लगाए। सुनना यानी सुनाई देना नहीं, सच में सुनना। जी हाँ, सच में सुनना।